स्टार्ट कर। तो हेलो एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ स्वस्ति सुखम मिथ्स एंड फैक्ट्स। एंड आज हम लोग फिर से आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने आए हैं और हमें बहुत मजा आ रहा है। जो इतने सारे मिथ्स हमें फीडबैक्स भी मिल रहे हैं और आप लोग भी हमें सुन रहे हैं, ये जान के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। जैसे कि पिछली बार हमने कवर किया था कैलोरी नीड्स। हमने कितनी कैलोरी 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 इतनी चलती है आसपास की चीज, लोगों से हम सुनते हैं, पर क्या है कैलोरी, कितनी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, ये हमने पिछली बार जाना था। आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसे कहते हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन। यानी कि जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तब हमारे न्यूट्रिशन की क्या वैल्यू है, हमें क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना है। जो एडमिट पेशेंट्स होते हैं, जो रोगी होते हैं, उन्हें क्या खाना चाहिए, ग्लूकोज चढ़ रहा है तब क्या नहीं खाना चाहिए या क्या खाना चाहिए, उस हिसाब से बहुत सारी डाइट, एक बहुत वास्ट टॉपिक है। और बहुत ही अच्छे से हमारा ये मिथ्स एंड फैक्ट्स का चल रहा है, जो बहुत मजा आ रहा है। आज हमारे साथ एक बहुत ही एक्सपर्ट स्पीकर आए हैं, डॉक्टर अर्चना गुप्ता। और इनके साथ तो अलग ही एक वाइब है। सो वेलकम अर्चना मैम। Thank you so much, Neha, and you too. Also, like when we both connect together on the screen now, yeah, बहुत अच्छा थैंक यू लगता है थैंक यू। हम दोनों आई को एक नो। दूसरे। और होपफुली हमारी वाइब लोगों तक भी पहुंचे और वो भी हमें एंजॉय करें और बहुत मजा करें। सो बिल्कुल, हमारी मैम, जैसा कोशिश कि यही है। आप, हाँ, तो मैम जैसे कि आप अपनी प्रैक्टिस में भी नोटिस करते होंगे और हम भी करते हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एक ऐसा वर्ड है जो बहुत लोग अवेयर नहीं है, जानते नहीं है इसके बारे में। और आज हम लोग आए हैं, आज आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं कि हमें बताने के लिए क्लिनिकल न्यूट्रिशन एग्जैक्टली है क्या। तो पहला क्वेश्चन जो मैं जानती हूँ, जो लोग मुझे पूछ रहे हैं और बहुत सारे हमारे फीडबैक्स में आए हैं, वो ये है कि क्या क्लिनिकल न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स के लिए होता है, या जो पेशेंट्स अभी एडमिट नहीं है और बाहर हैं अपने घर पे, उनके लिए भी होता है? नहीं नहीं, देखिए, क्लिनिकल न्यूट्रिशन का मतलब ही यही है कि आपकी बीमारी के उपचार के लिए, जो रोकथाम के लिए दवाइयों के साथ साथ जो आपको पोषण दिया जाता है, ये उससे संबंधित होता है। तो सभी को इसकी जरूरत होती है, जिनको भी किसी भी तरह की मेडिकल डाइटरी इफेक्ट चाहिए या इंटरवीन करना पड़ता है। जो भी आपकी चिकित्सा में अगर हम न्यूट्रिशन या पोषण ठीक तरीके से अगर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी रिकवरी, आपके जो कहना चाहिए जल्दी से ठीक जो हो जाते हैं, हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। और सिर्फ पेशेंट जो हॉस्पिटल में है, सिर्फ उनके लिए जरूरी नहीं है। जो ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी होता है। डायबिटीज हो गया, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, किडनी की डिसीज हो गई, पीसीओएस हो गया, या इवन कैंसर हो गया, या पोस्ट सर्जरी भी रिकवरी। तो हॉस्पिटलाइज ओके। पेशेंट के लिए तो जरूरत है ही क्लिनिकल न्यूट्रिशन की। हाँ। लेकिन जब पेशेंट डिस्चार्ज होकर जाता है, उसके बाद भी उसे अपने पोषण का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि वो रिकवरी फेज में होता है। अदरवाइज होता क्या हम्म। है कि हॉस्पिटल से घर आते हैं, आप कुछ भी खाते हैं, और फिर वापस रिलैप्स, या फिर आपको वो बीमारी फिर से पकड़ लेती है, या पूरी तरीके से आप ठीक नहीं हो पाते हैं। तो ये हमेशा हमको जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल में भी और हॉस्पिटल के बाहर। अच्छा, तो अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं या आप हॉस्पिटल में नहीं एडमिट हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी बीमारी है तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन आपके लिए है। सो आपको कोई एक्सपर्ट को अप्रोच करना चाहिए। जी, बहुत सही अब है। हम हाँ, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैम आपके लिए ये आता है कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन और अगर कोई नॉर्मल डाइट हम देते हैं, उन दोनों में क्या फर्क होता है? जैसे कि अगर कोई डाइटिशियन के पास आता है डाइट लेने, वो एक, और एक क्लिनिकल न्यूट्रिशन, ये दोनों में फर्क क्या है? देखिए, नॉर्मल डाइट में तो क्या हम क्या सोचते हैं, रोटी सब्जी दाल खा लो, थोड़ा सलाद खा लो, थोड़ा हाँ। फल खा लो, हो गया। और ये हाँ। बैलेंस डाइट है। रियलिटी में बैलेंस डाइट है वो, क्योंकि उसमें आपके हाँ। सभी पांचों फूड ग्रुप्स अवेलेबल है। लेकिन होता क्या है, थेरेपेटिक डाइट थोड़ा सा हट जाती है, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि आपकी जो बीमारी है उसके हिसाब से प्लानिंग करी जाती है। देखा जाता है कि अगर जो आपकी बीमारी के अकॉर्डिंगली आप एग्जैक्टली वही मात्रा में अपना पोषण ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कुछ डिसीज ऐसी होती हैं कि जिसमें आपकी रिकवरी के लिए ज्यादा प्रोटीन चाहिए, किसी में आपकी कैलोरी ज्यादा चाहिए, किसी में फैट कंटेंट ज्यादा चाहिए। तो इसीलिए इसको थेरापेटिक डाइट कहा जाता है। उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट किया जाता अच्छा, ओके। मतलब अगर आपकी बीमारी के हिसाब से आपकी बॉडी की क्या जरूरतें हैं, उस हिसाब से डाइट मॉडिफिकेशन एक अलग चीज हो गई, उसे है। क्लिनिकल जी न्यूट्रिशन कैटेगरी में लिया जी जाता है। जी जी। ओके। अब मैं जानना चाहती हूँ कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन सिर्फ खाने खाने के बारे में है, या इसमें पानी का इंटेक भी, या कितना पानी पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, ये भी इंक्लूड होता है, कि सिर्फ खाना खाना इंक्लूड होता है? नहीं नहीं, इसमें पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं ना,
जल वाहक है, सारे न्यूट्रिएंट्स को या पोषण को ले जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी नहीं पीते तो कॉन्स्टिपेशन बहुत आराम से, सभी लोगों ने सुना होगा ना, तुमने पानी कम पिया होगा इसलिए कब्ज हो गया, है ना। हाँ कई बार हाँ ऐसा बहुत कॉमन प्रैक्टिस में कि अगर मरीज भर्ती है और उसको सलाइन सोल्यूशन चल रहा है ना, ये बोतल चढ़ रही है तो कहेगा पानी की क्या जरूरत है, बोतल चढ़ तो रही है। वो तो तो ऐसा बिल्कुल सही ठीक है। नहीं है। जो हाइड्रेशन है यानी कि पानी जो है वो हमारी जो भी तरह किसी भी तरह की अगर चोट लग गई है उसके हीलिंग के लिए, उसके ठीक होने के लिए, या भोजन के पचने के लिए, या बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, किडनी के फंक्शन करने के लिए, है ना, या फिर हाँ आपकी जो दवाइयां हैं उसके मेटाबॉलिज्म के लिए, क्योंकि दवाइयां बहुत गर्म होती हैं, आप पानी नहीं पियेंगे हाँ तो बॉडी में गर्मी और बढ़ जाएगी। उन सब चीजों के लिए जो लिक्विड है या फ्लूइड्स है वो बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसको पेशेंट की रिक्वायरमेंट या उनकी जरूरत के हिसाब से, कि अगर वो किडनी का मरीज है या दिल का मरीज है या आपका लिवर का मरीज है, किसी भी तरह का मरीज है, उसके हिसाब से कितना पानी देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, वो सब निर्धारित किया जाता जी। तो पानी, ऐसा बोला जाता था कि पानी या तो कितना भी पी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। है। बिल्कुल। क्लिनिकल न्यूट्रिशन में हमें वो भी माप तोल के देखते हैं, हाँ। बताना पड़ता है। जी। कि कितना, हाँ। जैसे कई तो बार होता है क्योंकि ना अब कि आपने बोतल पेशेंट को चढ़ाने की बात की। यूरिन कम आया, हाँ, पेशेंट को यूरिन कम आ रहा है तो इसका हाँ मतलब उसको हमें एक्स्ट्रा कितना पानी एक्स्ट्रा देना है, या पानी क्या कम करना है, या बहुत ज्यादा यूरिन बिल्कुल। फ्लो हो रहा है तो हम उसको शायद ज्यादा पानी दे रहे हैं, इसकी वजह से भी शायद यूरिनेशन ज्यादा हो रहा है। तो वो सारी चीजें, क्योंकि कुछ मरीजों का ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा यूरिन आना भी ठीक नहीं होता है, या लिवर में कई बार सूजन ठीक आने नहीं, की वजह हाँ। से कहते हैं पानी कम पीना। तो बहुत सारी चीजें हैं, कंडीशंस होती हैं जब हमें पानी को भी रोकना पड़ता है। बट वो सब क्लिनिकली प्रैक्टिस में ध्यान देने योग्य बात है। बिल्कुल। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि ये सब एडमिट पेशेंट्स के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन जब जी। हमारी रेगुलर लाइफ होती है फ्रेंड्स, उसमें पानी की कमी मत कीजिएगा, नहीं तो जल्दी क्लिनिकल न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। तो वो वहां तक ना पहुंचे और हाँ। घर पे बहुत सारा पानी पिए। अब मैम, क्योंकि आपने बात की बोतल चढ़ने की हॉस्पिटल में, तो अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है, पहली चीज आईवी उसको लगाया जाता है, पहली चीज जो होती है बोतल चलाई चढ़ाई जाती है। तो मेरा क्वेश्चन अगला ये है कि ये अच्छा है बॉटल चढ़ाना और आईवी से न्यूट्रिशन पहुंचाना, या ओरल फूड इज ज्यादा बेटर है? देखिए, अगर मरीज की हालत है कि वो खा पा रहा है, आराम से भोजन ले पा रहा है, तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन कई बार होता है कि मरीज नहीं ले पा रहा होता है, तो हमें ओरल, आईवी, एंटरल न्यूट्रिशन के थ्रू उन्हें खाना या कैलोरी या प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ता है, तो वो देनी पड़ती है। लेकिन इसमें होता क्या है ना कि कई बारी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आईवी न्यूट्रिशन जो होता है ना वो इन्फेक्शन को बढ़ाता है। तो इसके लिए जो भी नर्सिंग स्टाफ है या जो भी क्लिनिकल टीम है उसको बहुत ध्यान से मॉनिटर करना चाहिए कि इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। कि कई बार देखा होगा ना कि आपका आईवी कैनोला लगा है तो उसके आसपास स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, मीन सम इन्फेक्शन इज गोइंग थ्रू द हाँ वेन्स। हाँ। तो उन सब चीजों को देखना बेहद जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो ये डाइटिशियंस को भी देखनी पड़ती हैं। तो आज जी। ये पॉइंट हम हमारा उस हिसाब से भी आगे रख रहे हैं। सो राइट। अगला पॉइंट मेरा ऐसा है मैम, आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा, एक ही लाठी सबको हाँकना। आपने ऐसा एक मुहावरा सुना होगा। सो मेरा अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन सबके लिए एक ही जैसा होता है, मतलब एक ही लाठी से सबको हाँका जाता है, या अलग अलग होता है? जैसा कि देखो आपके मुहावरे से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमें एक ही लाठी से हम सबको नहीं हाँक सकते, है ना। क्योंकि दिस इज नॉट अ कॉमन थिंग नाउ कि अगर एक ही हाँ तरह का इवन मरीज भी है, मैं तो कहती हूँ कि दो, सपोज दो डायबिटीज मरीज हमारे सामने आए, तो दोनों डायबिटीज मरीज को हम एक जैसा सेम मील प्लान नहीं दे सकते। ये प्रॉपर पर्सनलाइज्ड होता है, व्यक्तिगत होता है पूरी तरीके से, क्योंकि डायग्नोसिस के साथ साथ में उसको और क्या परेशानियां हैं। डायबिटीज है सपोज, हमने एक एग्जांपल लिया, तो उसके साथ में उसको और क्या हाँ। परेशानी, किसी को किडनी की परेशानी होगी, बिल्कुल किसी का ब्लड प्रेशर होगा, किसी को हो सकता है लूज मोशन बिल्कुल। लगे हुए हो सकता है किसी को कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज की शिकायत हो। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें खान पान थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। फिर उनकी लैब वैल्यूज क्या कर सकती है। कई बार क्या होता है, डायबिटीज के साथ में किसी का एल्बुमिन कम हो रहा है, या किसी का हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, या बिल्कुल किसी का सोडियम पोटेशियम ऊपर नीचे है। तो उसके अकॉर्डिंगली भी हमें देखना होता है, उनकी मेडिकल हिस्ट्री पुरानी क्या रही है, दवाइयां क्या चल रही हैं। हो सकता है कोई ऐसी दवाई चल रही हो जिसमें विटामिन के रिस्ट्रिक्शन करना हो,
कोई ऐसी दवाई चल रही हो कि बराबर। की वजह से हमें उनके कार्डियक भी हो सकते हैं कोई पैरामीटर्स हो, तो हमें उसकी वजह से कुछ और हम्म, हमें भोजन में रिस्ट्रिक्शंस करने होते हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमें पूरी डाइट प्लान करनी होती है। सबके लिए बिल्कुल भी एक तरह की डाइट कभी भी नहीं होती है। ये कहना बहुत आसान है कि डायबिटीज बिल्कुल पेशेंट है आप सबको डाइट दे दो, बट हमें पर्सनलाइज्ड डेली फाइल को पढ़ना पड़ता है एज अ डाइटिशियन। मैं चंद्रलक्ष्मी हॉस्पिटल में एचओडी की तरह काम करती हूँ। दो डाइटिशियंस जाती हैं, जी। देखती हैं फाइलों को, फिर भी मैं एक बार जरूर जाके फाइलों के पैरामीटर जरूर चेक करती हूँ कि भाई इस पेशेंट को कहीं बिल्कुल कुछ और चीज मिस तो नहीं हो रही है, कोई न्यूट्रिएंट की कमी तो नहीं आ बिल्कुल रही है आगे। वो देखना रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो एक ही लाठी हम सबको नहीं आंक सकते, तो अगर आपके पास डायबिटीज प्लान है तो वो अपने फ्रेंड्स को मत दीजिए, शायद उनको किसी और चीज की जरूरत हो तो उनको बिल्कुल अलग से हम बिल्कुल। डाइट प्लान भी दे सकते हैं। सो डोंट नेवर पास योर डाइट प्लान। इसका मैं एक वन सेंटेंस ये करूँ तो, एक है ना मैम, मैं अक्सर आपने या मैंने सुना होगा कि जब हम डायटिशियन होते हैं ना तो लोगों को ऐसा लगता है हम उनका मसाला ले जाएंगे। लोगों को ऐसा लगता है यार ये तो सब फीका और उबला हुआ ही खिलाएगी। तो क्या क्लिनिकल और न्यूट्रिशन कि भाई स्पाइसेस खाना है, ऐसा ही क्लिनिकल न्यूट्रिशन में भी ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मसाले हम बिल्कुल नहीं चुराते बीइंग अ डाइटिशियन। हम कहते हैं डाइटिशियन आपके भोजन में मसाले स्वाद लाती है, आपको सिर्फ वो महसूस करना है अपने दिल से, है ना। क्योंकि देखिए आजकल तो बिल्कुल बिल्कुल जग जाहिर हो गया है कि हल्दी, जीरा, है ना, दालचीनी जिसको शुगर के पेशेंट्स को लिखते हैं, अदरक जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है ना, मेथी जो कि आपका हाँ में इंसॉल्युबल सॉल्युबल फाइबर्स बहुत ही अच्छी मात्रा में है। तो इस तरह की सब में बिल्कुल इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन या फिर आपके सूजन को या दर्द को कम करने की बहुत ही चिकित्सीय कहना चाहिए एक तरह से प्रॉपर्टीज हैं। तो आप प्रूव भी बराबर। हो चुका है, बहुत सारी रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है कि हमारे जो मसाले हमारे किचन में, खासकर ये हिंदू लोगों के अपने जो भारत में जो मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं उन सबकी प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है। उनको खाने में अवश्य इस्तेमाल करना है, लेकिन कैसे करना है वो बेहद जरूरी है। एक्चुअली डाइटिशियन से थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए भी होता है कि लोगों को लगता है ना मसाले जब तक तेल में भुनेंगे नहीं तब तक स्वाद नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मसालों को बिना भुने डालते हाँ हैं, सही समय पर भोजन बनाते समय डालते हैं, तो उनका जो स्वाद के साथ साथ में उनमें जो एक ताकत उनकी जो एक चिकित्सीय कहना चाहिए जो मेडिसिनल उनकी प्रॉपर्टीज है ना, वो बहुत बराबर। अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। वो एकदम आप इस्तेमाल करिए ना, तो आपकी आधी बीमारियां ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। कई बार आपने सुना भी होगा बिल्कुल ना कि ये। जैसे आपको जो है तो आप पीला नहीं खाइए, हल्दी क्यों दे रहे हैं, फिर हम उन्हें हाँ समझाते हैं हाँ कि हल्दी में जो एंटीबायोटिक हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। वो आपके इन्फ्लेमेशन को भी कम करेंगे, एंटीबायोटिक आपके शरीर से ताकत को बढ़ाएगा, आपके बैक्टीरिया से लड़ेगा, तो इससे आपकी ताकत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। वो पहला जमाना अलग था बिल्कुल। कि जब हल्दी हाथ से आप खाना खाते थे, ताजी हल्दी पीस करके सिलबट्टे पे बनती थी, तो आपके हाथों में हाँ पीलापन आता था, तो डॉक्टर आपके नाखूनों को देखकर पहचानते थे कि आपको जॉन्डिस है। आज की डेट तो ब्लड हाँ टेस्ट से होता है। तो सब कुछ खाना है, बराबर। बट सही तरीके से और सही मात्रा में, वो बेहद जरूरी है। तो सो फ्रेंड्स, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम डाइटिशियंस आपका मसाले नहीं लेके जाएंगे। हम सिर्फ आपको बताएंगे क्या खाना है और कितना खाना है और कैसे खाना है, बस यही हमारा काम है, बिल्कुल और बिल्कुल आपके लिए क्या अच्छा है। तो हमसे बिल्कुल। डरिए मत, हमें कांटेक्ट कीजिए। और एक मैम, जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होता है तो जब उन्हें आईवी चढ़ाया जाता है, अक्सर पेशेंट्स के मुंह से सुना जाता है कि बस मुझे आईवी चढ़ रहा है, मुझे खाना खाने की क्या जरूरत है। तो क्या आईवी अपने आप में एक पूर्ण पोषण है हमारे शरीर के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आईवी फ्लूइड देखिए, उसमें सिर्फ ग्लूकोज होगा अगर डीएनएस लगाए, या फिर एनएस लगाए तो नॉर्मल सलाइन, इसके ऊपर उसमें कुछ भी नहीं होता। तो प्रोटीन हो बिल्कुल गए, आपके फाइबर हो गए, फैट हो गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, वो कहाँ से आएंगे? तो उन सब चीजों के लिए तो आपको खाना खाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको अब न्यूट्रिशन बिल्कुल पूरा चाहिए। हाँ, अगर इस लायक मरीज नहीं है जिसको हम खाना खिला सके, तो फिर टीपीएन दिया जाता है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन हम उसको बोलते हैं, जो कि ट्यूब फीडिंग के थ्रू दिया जाता है, या फिर ट्यूब फीडिंग लगती है जिसके द्वारा हम जो अपने किचन में फीड बनाते हैं उसमें कुछ सप्लीमेंट ऐड करके फिर वो हम मरीज को देते हैं। इस तरीके से वो जाता है। तो वो पॉसिबल तभी हो पाता है जबकि आपकी ओरल इंटेक के थ्रू, अगर पॉसिबल नहीं है तो टीपीएन या ट्यूब फीडिंग के थ्रू हम दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आईवी फ्लूइड लगाने से काम नहीं चलता। जी। सो इसके साथ एंड एक इसका टॉपिक का मैं मैम का जो आंसर है उसको कंक्लूड ये करना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि आपको जो डॉक्टर सुई से खिला रहा है वो इनफ है, मुंह से खाना भी जरूरी है। तो जरूर
खाइए और एक एक्सपर्ट के अप्रोच में रहिए, ताकि कभी कुछ मिस्टेक ना हो और आपकी हेल्थ जल्दी इंप्रूव हो। इसी बिल्कुल। मैम एक क्वेश्चन और है हमारे पास, कि अक्सर जब बीमार होते हैं, जैसे कि अगर घर पे नॉर्मल फीवर भी हो जाए, एडमिट होना तो थोड़ा सा हायर लेवल हो गया, अगर हम घर पे बुखार भी हो जाता है ना, तो लोगों के मुंह से सुना जाता है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आप आराम दो और आप खाली लिक्विड पियो, खाली दूध पियो, खाली जूस पियो। तो क्या ये करना सही है और सेफ है पेशेंट्स के लिए? देखिए, जब तक अगर डॉक्टर ने आपको नहीं लिखित में दिया है कि आप लिक्विड डाइट पर रहें, तो फिर आपको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपकी आंतों में सूजन हो, या आपको पैंक्रियाटाइटिस हो, या और भी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें डॉक्टर रिस्ट्रिक्ट करते हैं आपको सॉलिड फूड्स, है ना। या बेरियाट्रिक सर्जरी में जैसे कहा जाता है आपको 1 हफ्ते तक सिर्फ लिक्विड डाइट पर रहना है, तो ठीक है। लेकिन उसके अलावा जैसे ही धीरे धीरे आप खा पाते हैं सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड, यानी कि थोड़े गाढ़े पदार्थ, जैसे दाल हो गई, है ना, कस्टर्ड हो गया, सूजी खीर हो गई, इस तरह की चीजों को हम्म। लेते हुए धीरे धीरे हमें जितना जल्दी हो सके नॉर्मल फूड की तरफ बढ़ना चाहिए, जिससे कि हम बैलेंस डाइट को ले पाए। चाहे आप रोटी ना लें, खिचड़ी दलिया इस तरह की चीजों में सब्जियां वगैरह सब डाल के, शेक्स बना के, स्मूदीज बना के, सूप्स बना के, इस तरीके की चीजों को लेते रहें, अगर डॉक्टर ने मना नहीं किया है। क्योंकि अगर आप लिक्विड डाइट पर ही रहेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको बहुत सारे पोषक तत्वों की शरीर में कमी हो जाएगी। और हाइड्रेशन तो आपका बेहतर रहेगा, लेकिन आपको न्यूट्रिशन की जो कमी होगी उसकी वजह से आपकी भूख धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, सेटेलिटी वैल्यू आपकी कम हो जाएगी, है ना। और आपकी मसल लॉस हो जाएंगी, जिसको रिकवर करने में काफी टाइम लग जाता है। है ऐसा ना हो कि एक चीज ज्यादा ले लें और एक चीज कम ले लें और वो संतुलन ना रहे। तो जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सिर्फ लिक्विड लेना है, संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो मैम ये हमारे मिथ्स अभी हमारे पास इतने ही हैं, और मैं आशा करती हूँ कि जो व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, आप अपने भी मिथ्स या फिर आपको कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, सवाल आता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी। हम स्वस्थ सुखम में एक अवेयरनेस करना चाहते हैं लोगों के सामने। हम आ रहे हैं आप लोगों के साथ बहुत सारी मिथ्स एंड फैक्ट्स के साथ में। हाँ, एग्जैक्टली हम बहुत सारे मिथ बस्टर्स इसीलिए करना चाह रहे हैं, ताकि हम ये मैसेज आप तक पहुंचा पाए कि खाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ एक ही कोई कहीं से सुन लिया कि ये खा लो ये ठीक हो जाएगा, ये खा लो, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने पड़ते हैं। तो कुछ भी हो तो प्लीज हमें कांटेक्ट करें जरूर। एंड मैं नेहा गांधी फ्रॉम आमची मुंबई सगळ्यांना सांगते की आमच्या चॅनलवर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, आम्हाला फॉलो करा, आणि तुमच्या मनात काही प्रश्न आला तर आम्हाला कांटेक्ट करा। सो मैम, कुछ आप टेक अवे कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से? व्यूअर से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप लोग हमारे मिथबस्टर्स को देखिए, सुनिए, समझिए, और हमसे और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमसे पूछिए। और बहुत जल्दी हम लोग पूरे देश से बहुत सारी ट्रेडिशनल रेसिपी, जो हमारी दादी नानी की रेसिपीज हैं, वो हम आपसे शेयर करने आ रहे हैं। आप लोग भी अगर अपनी कोई रेसिपीज हमसे शेयर करना चाहते हैं जो आपकी दादी और नानी के खजाने में है, और आपको लगता है कि वो सचमुच पोषण के रूप में बहुत अमेजिंग है, तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य सुखम यूट्यूब चैनल में आप देखते रहिए, उसके कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं, और सारी जानकारी आपको उसके पोस्टर में जरूर मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सब लोग फिर से मिलते हैं कल सुबह 10:30 बजे। थैंक यू सो मच मैम, हमारे बहुत सारे मिथ्स आपने बर्स्ट किए, बहुत मजा आया ये सेशन में। सो फ्रेंड्स, आगे भी हमें सुनते रहिए, और ये मत भूलिए खाना भी उतना ही जरूरी है जितनी दवाइयां हैं। सो ये हमारा मूल मंत्र है, इसे आप बिल्कुल मत भूलिए और हमें फॉलो करते रहिए। और आज का तो सेशन आप देख ही रहे हैं, कल का भी देखना ना भूलिए और हमें फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी बिल्कुल मच। बता, सो सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, स्वास्थ्य सुखम की यही कामना है हमारी टीम की तरफ से। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।